चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शशि रंजन और आप देख रहे हैं बाई इलेक्शन से जुड़े हुए बाई इलेक्शन की काउंटिंग का लगातार अपडेट। और हमारे साथ कंट्रोल रूम में रेनू राणा INLD से मेहमान जुड़ी हुई हैं और स्काइप के जरिए भारत भूषण जमाल जी बीजेपी के प्रवक्ता वो भी जुड़े हुए हैं। और आपको ये बता दें कि इलाहाबाद विधानसभा पर मतगणना जो है वो पोस्टल बैलेट की जो वोट है, सबसे पहले पोस्टल बैलेटों की ही काउंटिंग होती है, वो पूरी हो चुकी है। EVM मशीन से काउंटिंग शुरू हो रही है। अब थोड़ी देर में 16 राउंड में ये काउंटिंग होनी है। एक राउंड में 14 EVM मशीनों से काउंटिंग होगी, यानी 14 टेबल लगाए गए हैं। मतगणना के लिए 16 राउंड होंगे, जबकि 14 टेबल लगाई गई है। EVM 212 EVM है, 190 बूथ हैं और 15 राउंड में 16 टेबल पे काउंटिंग होगी, जबकि जो 16वां राउंड है जो बचे हुए होंगे वो वहां पर काउंटिंग हो जाएगी। और एक मेहमान है, आ जाइए सर। इलाहाबाद में जब मैं घूम रहा था तो कांग्रेस बहुत मतलब पीछे पीछे चल रही थी। हमारे मेहमान हैं राय सिंह जी। राय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी इलेक्शन कंट्रोल रूम में। और एक मुफ्त की राय दूं क्या? दिवाली है वैसे भी, मुफ्त वाली राय किसको देनी है? आपको और कांग्रेस को। देखिए, कांग्रेस को कभी मुफ्त की राय की जरूरत नहीं होती। कांग्रेस ने इस देश के संविधान स्वतंत्रता आंदोलन को लड़ा, हमने आज़ादी के लिए संघर्ष किया और देश के नवनिर्माण में जो हमारी 70 साल की भूमिका रही है वो हमने मुफ्त में नहीं बल्कि संघर्ष करके लोगों के लिए काम किया है। तो मतलब संघर्ष करते करते जनता टीवी इलेक्शन कंट्रोल रूम में देर से पहुंचे, आपके कैंडिडेट फील्ड में देर से पहुंच रहे हैं, कैंपेन देर से शुरू हुआ, ये देरी कुछ ज्यादा देरी नहीं हो जाएगी? ये केवल आपका आकलन हो सकता है। पूरे देश की और पूरे प्रदेश की जनता जो है कांग्रेस को समझती है, कांग्रेस कभी देरी नहीं करती। ये 5 वर्षीय योजना तो है नहीं सर, 4-5 घंटे में ही सब हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी सब समय पे होता है, लेकिन याद रखना कि इस देश के अंदर जो कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास है, जनता का प्रेम है, वो केवल 1 या 2 दिन में नहीं बल्कि 70 साल का हमारा जो अनुभव है, जो हमारे ठीक है, वो 70 साल बात कर लेंगे सर। हम इलाहाबाद पे कॉन्सेंट्रेट अगर करें, आपके पवन बेनीवाल को आपने इंपोर्ट किया चुनाव से ठीक पहले, आपने उनको टिकट दे दिया। चाचा जो है, चाचा भतीजा तो हर जगह है ना सर, INLD हो, मैडम के यहाँ उधर सब जगह है। तो भरत सिंह एक दिन गाड़ी पे बैठे, उसके बाद हॉस्पिटल चले गए और जैसे ही कैंपेन खत्म होने वाला था हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गए। ये चाचा भतीजा का कितना नुकसान होगा? देखिए रंजन, और एक बार भी भरत सिंह जी ने नहीं कहा, कहीं कोई स्टेटमेंट में ढूंढता रहा जहां बाई नेम लेकर के कहे हो कि पवन बेनीवाल को वोट दो, वो कहते रहे कांग्रेस को दो। देखिए रंजन जी, आपका राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा है। हमने और आपने भरत सिंह बेनीवाल जी को सुना है, देखा है। उन्होंने जब हमारी सिरसा में पहली मीटिंग हुई थी आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी और हमारे सभी नेताओं के साथ, तो वहां पर भी उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के साथ हूं। उसके बाद अरे पवन बेनीवाल के साथ हूं ये नहीं ना कहा, यही तो मैं ढूंढ रहा था। नहीं, वो आप क्या ढूंढते हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने काम किया है। मैं वही ढूंढता हूं जो वोटर ढूंढता है। वो आपका आंकलन हो सकता है, लेकिन आप याद रखें उनकी 3 स्टेटमेंट मेरे पास है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस इलाके के लिए विकास किया है और आज भी जनता कांग्रेस। तो मैं कह ही रहा हूं कि कांग्रेस के लिए मांगा वोट, भतीजे के लिए, पवन के लिए नहीं मांगा। कांग्रेस का उम्मीदवार कौन था? उनका भतीजा था। मैं और आप तो नहीं थे ना। तो उसके बाद मीटिंग भी करनी पड़ी थी ना। मीटिंग चलती है, राजनीति में चर्चाएं होती हैं, संवाद होता है, कोई मुद्दों पर बातचीत होती है, कैसे चुनाव लड़ेंगे, सब बातें होती है रंजन जी। अच्छा ठीक है, जरा ये भारत भूषण जी हैं, जरा आवाज आ रही है सर आप तक? जी 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 शशि, ये आप लोगों ने जो चुनाव लड़ा है ना, तो बीजेपी जेजेपी का गठबंधन, ये हलोपा क्या है वो पार्टी कांडा जी वाली, उससे भी गठबंधन हो गया है क्या? ये सैद्धांतिक रूप से धरातल पर कोई गठबंधन आपको हलोपा का और भारतीय जनता पार्टी जेजेपी का नहीं दिखा है। हाँ, उन्होंने अच्छा, हलोपा से कोई गठबंधन नहीं? मुझे लगा कि आप लोग से ज्यादा एक्टिव तो हलोपा ही है, तो मुझे लगा भीतर खाने कोई हो गया हो, फॉर्मल अनाउंसमेंट ना हुआ हो। ये एक जरूर बात है कि भाई हलोपा से कांडा जी ने निश्चित रूप से गोपाल कांडा जी के लिए प्रयास किया है, मेहनत की है, मदद की है।
ठीक है वो ठीक है एक, सर, अब तो आप बोले, ये तो बोलेंगे। मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट, ये एक ब्रेकिंग है, थोड़ा ऊपर उठा दिया कीजिए जी। सर पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और 9:15 करीब पहला रुझान आने की संभावना है। चलिए दर्शकों को बता दें, एक लेटेस्ट अपडेट है, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और लगभग 9 सवा 9 बजे पोस्टल बैलेट में क्या हुआ है और कौन आगे है, वो जो पहला रुझान है वो तकरीबन 9 या 9:10 तक आने की संभावना है। एक बार दर्शकों को बता दें कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और ईवीएम की काउंटिंग अब शुरू हो रही है। 16 राउंड में ईवीएम की काउंटिंग होगी। 14 टेबल काउंटिंग सेंटर्स पे लगाए गए हैं। 15 राउंड में तो 14 ईवीएम की काउंटिंग होगी। 16वां राउंड जो है उसमें जितने बच जाएंगे उनकी काउंटिंग होगी 1 या 2 टेबल पे। ये लेटेस्ट अपडेट है। ये आपके वाले साहब जो हैं, जो चौधरी साहब बड़े वाले, जिनकी वजह से ये सब हुआ, ये गारंटी है ना कि एक बड़ी खबर आ रही है, मतगणना केंद्र पर गोविंद कांडा पहुंचे हैं। उपचुनाव में जीत का दावा किया है गोविंद कांडा, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं। चुनाव से ठीक पहले 3 तारीख को इंपोर्ट हुए, 7 तारीख को उनके नाम की घोषणा हो गई और बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर गोविंद कांडा वहां पर मैदान में थे। गोपाल कांडा के भाई हैं। गोपाल कांडा कई कारणों से चर्चा में रहे और सिरसा से एमएलए हैं। ये जरा गोविंद कांडा क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। देखिए, मैंने अभी तो बताया कि बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। आज बहुत बड़ा कमल खिलने जा रहा है। क्या नतीजे किस तरह के रहेंगे सर, कब तक? आप देखिए कि चौंकाने वाले नतीजे होंगे। बहुत बड़ा कमल खिलने जा रहा है, बहुत बड़ा कमल खिलेगा आज। चलिए, कांडा जी मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि जीत हमारी पक्की है। भारत भूषण जी से अभी हम बात कर रहे थे, ये अभी गोविंद कांडा पहुंचे, है ना। और गोविंद कांडा, ये कड़वी सच्चाई है कि पहले ये बहुत चर्चा चली कि अभय चौटाला इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, करण या अर्जुन को मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन जैसे ही गोविंद कांडा का नाम अनाउंस हुआ और बीजेपी ने रणनीति बदली, तो अभय सिंह जी को खुद मैदान में उतरना पड़ा। अभी लेटेस्ट फुटेज है, गोविंद अभी काउंटिंग सेंटर पे घूम रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि 2-3 घंटे में देख लीजिएगा कहाँ मिठाई और कहाँ मातम। शशि जी, पहली बात तो ये गोविंद कांडा जी को ओवर कॉन्फिडेंट है, जो इनकी मुस्कुराहट नजर आ रही है। ओवर कॉन्फिडेंस तो लोग कहते हैं कि अभय सिंह जी को थी, कहते थे कि मतदान मतलब वोट मांगने जाएंगे ही नहीं, लोग घर आकर वोट दे जाएंगे। और 3-3 पीढ़ियों को सुबह से लेकर के रात 12 बजे तक जूते चप्पल पसीना सब मतलब एक होना पड़ा। शशि जी, पहली बात तो ऐलनाबाद कृषि बाहुल्य क्षेत्र है और ये जो चुनाव है ऐलनाबाद का, ये कोई आम चुनाव नहीं, खास चुनाव है। ये किसान कमेरे मजदूर वर्ग की लड़ाई है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है जिसके कारण इस्तीफा दिया, उन्होंने ही मैदान में उतारा है। और ऐसा ही है कि अभय चौटाला जी फिर से किसानों ने उनको मैदान में उतारा है और हम जीत रहे हैं। थोड़ी देर में आंकड़े भी आपको बताई दें। हाँ, मतलब ठीक है, जीत हार तो चलिए लगा रहता है, लेकिन ऐसा था क्या जिस मुद्दे पर इस्तीफा दिया वो मुद्दा सलट गया और इसलिए मैदान में है? 3 जो कानून आपके हिसाब से काले हैं वो वापस हो गए या रद्द हो गए और इसलिए आप मैदान में आ गए? मुद्दा तब भी कायम था, मुद्दा आज भी कायम है। मतलब तब भी इस्तीफा दिया था, अब भी इस्तीफा दे देंगे? नहीं देंगे। जैसे लड़ाई पहले आवाज उठाई थी विधानसभा में, किसानों के लिए आवाज उठाई थी, मजदूरों कमेरे वर्ग के लिए आवाज उठाई थी, ठीक वैसे ही अब भी आवाज उठाएंगे और सरकार निरंकुश ताना सरकार को झुकाने का काम करेंगे। चलिए देखते हैं, 2-4 घंटे में पता चलेगा। भारत भूषण जी, ये गोविंद कांडा अभी काउंटिंग सेंटर पे थे, बड़ा मुस्कुरा रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये मुस्कुराहट आने वाले 4-5-6 घंटे तक यूं ही बनी रहेगी या 4 तारीख को दिवाली है? कहते हैं कुछ जगह दिवाली और कहीं दिवाला। शशि जी, मुस्कुराहटों का चुनाव के परिणामों से मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा अंतर रहने वाला, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। ये जीवन की प्रक्रिया है, ये मुस्कुराहटें तो रहनी ही चाहिए, हर चेहरे पे रहनी चाहिए। हाँ, चाहे मुस्कुराहट अंदर से रहे ना रहे, चेहरे पे तो रहनी ही चाहिए। नहीं, चेहरे पे नहीं, अंदर से भी जीवन में सदैव रहनी चाहिए, सदैव ही रहनी चाहिए। हाँ, चुनाव के परिणाम से थोड़ा सा ये जरूर होता है कि भाई पक्ष में नहीं निकला तो थोड़े से मायूसी होती है, वरना जीवन की मुस्कुराहट तो बनी रहनी चाहिए, सदैव रहनी चाहिए, सभी पे रहनी चाहिए। चलिए ठीक है। ये कांग्रेस से राय सिंह जी हैं। ये लगा कि जो ऐलनाबाद में जिस तरीके से कैंपेन हुआ और बहुत हाइप हो गया, पूरा हरियाणा लग गया था, है ना, अपने अपने हिसाब से सब लोग लगे हुए थे। कहीं ऐसा तो नहीं है आप लोगों के मन में डर कि जब बहुत ज्यादा कोई मसला जब हाइप हो जाए तो लड़ाई जो है 2 पार्टियों के बीच में अगर वो तब्दील हो जाए तो तीसरी वाली को बहुत जबरदस्त नुकसान होता है?
वो नुकसान या खामियाजा कहीं कांग्रेस को तो नहीं उठाना पड़ेगा? देखिए रंजन जी, लोकतंत्र में जो उपचुनाव होता है वो सदैव सरकार के सत्ता पक्ष का एक परीक्षा होती है, एक प्रतिबिंब होता है कि सरकार कहाँ खड़ी है। और जब इस प्रकार से सीधा सवाल सरकार से होगा कि सरकार ने 7 साल में क्या किया, अब 2 साल में जो गठबंधन वैचारिक रूप से जो बेमेल गठबंधन है रूट के लिए बना हुआ है, उन लोगों की सरकार की क्या कारगुजारी है, उसके लिए मतदान है। दूसरा, जिस प्रकार से कृषि काले कानून जो आप बता रहे हैं, हम सब ने पूरे देश में देखा है। वो ठीक है सर, वो तो अब चुनाव खत्म हो गया, वो तो जो भाषण आप दे रहे हैं वो तो ठीक है अपनी जगह पे। मैं तो हार्ड रियलिटीज, मैं चाहता हूँ आज दिल की बात जो है ना, सब लोग दिल से बात करें। अब तो जो होना था कैंपेन कर लिया, क्योंकि सरकार के खिलाफ तो आप लोग भी ऑपोजिशन में, आईएनएलडी भी है। मैं जो समझना चाह रहा हूं बहुत ईमानदारी से, अब तो चुनाव खत्म हो गया सर, अब तो विश्लेषण का समय है, आत्ममंथन और आत्मलोचन का समय है। मैं ये पूछ रहा हूं कि कई लोग जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या ग्राउंड पे जो लोग काम कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि लड़ाई चूंकि इतनी उसमें हीट आ गई, इतना टेम्परेचर अप हो गया कि वोटर या तो इस पार था या उस पार था। जो मैंने एनालाइज किया वो दो चीजें थी, एक तो एंटी अभय सिंह और प्रो अभय सिंह, और दूसरा था जो मुद्दा बहुत बड़ा जबरदस्त था मसला, वो था प्रो बीजेपी यानी गवर्नमेंट या अगेंस्ट गवर्नमेंट, है ना। उसमें आप कृषि कानून ले लीजिए, चाहे डेवलपमेंट ले लीजिए, जो भी ले लीजिए। अब इन दोनों लड़ाई में कांग्रेस बाहर चली गई या जाती हुई दिख रही है, अभी चली गई कहना ठीक नहीं होगा, अभी तो 2-4 घंटे में है। लेकिन कई पॉलिटिकल एनालिस्ट का यह मानना था कि इस लड़ाई में क्या होगा कि कांग्रेस के जो वोटर हैं और उस कांग्रेस के वैसे वोटर जो सरकार के बहुत जबरदस्त विरोधी हैं, वो सरकार को हराना उनके लिए ज्यादा बड़ी प्राथमिकता है। वैसे में वो वोट जो है वो आईएनएलडी की तरफ शिफ्ट हो जाता है या शिफ्ट हो सकता है, वो तो पता चलेगा 2-4 घंटे में। इसका अंदेशा या आशंका आप लोगों को भी थी। बाकी तो फिलॉसफी आइडियोलॉजी वो तो ठीक है, वो करना भी चाहिए, लेकिन मैं ये यथार्थ समझना चाहता हूँ, क्या ऐसी फीडबैक आप लोगों को भी थी? देखिए रंजन जी, हमने सबने चुनाव प्रचार में जिस प्रकार से देखा है, हमें जो हमारा शुरुआती चुनाव प्रचार रहा है, हमारे नेताओं ने बड़ी मेहनत से कार्य किए, तो हमने कहीं भी इस प्रकार से पहले दौर में, दूसरे दौर में कहीं नहीं लगा। लोगों ने जहां पर भी लोगों के बीच में गए तो लोगों ने विश्वास के साथ कहा कि इस प्रदेश के अंदर सशक्त भूमिका में विपक्ष के रूप में कांग्रेस मजबूत है, हम कांग्रेस के साथ हैं। अब जो आपका आंकलन है, जो चुनावी विश्लेषण जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं होता है। देखिए, मैं इस बात से कोई, हम भाजपा के प्रवक्ता नहीं है कि हम बात को स्वीकार नहीं करते, सच्चाई को स्वीकार करते हैं जब राजनीतिक रूप से ऐसा माहौल बनता है कि क्या है, क्योंकि वहां पर आप, मैं बहुत ऑनेस्टली आपको, आप भूल जाइए कि अभी आप कांग्रेस से या आईएनएलडी से और वो बीजेपी से, अब तो जो चुनाव होना था हो गया, सबने अपना अपना कैंपेन किया और पूरी दमखम के साथ किया जिसकी जितनी वो थी। मैं ये समझना चाहता हूं, क्योंकि आपने भी बहुत सारे चुनाव देखे हैं, जब इस तरीके का 1-to-1 फाइट की स्थिति बन जाती है, क्योंकि दो मसले थे, उसमें तमाम मसले हैं, कृषि वाले भी, डेवलपमेंट भी, महंगाई भी, तमाम तरह, ये सारे मुद्दे तो सरकार के प्रो और अगेंस्ट जाते हैं। और एक मसला, चूंकि वहां से सिटिंग एमएलए अभय सिंह रहे हैं लंबे समय से, उस परिवार का भी कब्जा रहा है वहां पे जबरदस्त तरीके से, तो स्वाभाविक तौर पर एक एंटी इनकम्बेंसी इंडिविजुअल और पार्टी के खिलाफ भी हो जाती है। तो प्रो अभय सिंह और एंटी अभय सिंह, और प्रो सरकार गठबंधन सरकार और एंटी गठबंधन सरकार, इसमें लगा कि कहीं कांग्रेस के जो हार्डकोर या सॉफ्ट लाइन या फेंस लाइन वोटर्स हैं, वो मान लीजिए अगर वो सरकार के खिलाफ वाली मेंटालिटी ज्यादा है तो वो वोट लगे उसको कि भाई ये जीतने वाला है, उसको दे दो, यहां देने से खराब हो सकता है। देखिए, इस प्रकार का जो आंकलन आपका है, जो तथ्यों के साथ ये जो भी बात आप कह रहे हैं, ये अभी भविष्य में पता लगेगा कि किस प्रकार से चुनाव परिणाम हमारे सामने आएगा, तो लोगों ने, वहाँ के मतदाताओं ने क्या सोचा। लेकिन एक कारण हो सकता है जो आपका मन, मैं इसमें स्वीकार करता हूँ, लेकिन लोगों ने जिस प्रकार से चुनाव प्रचार में, कार्यकर्ताओं ने लोगों में जाकर हमारा विश्वास व्यक्त किया, इस प्रकार से हमें प्रारंभ में नहीं लगा, और लोगों ने कहा कि भाई कांग्रेस एक मजबूत विचारधारा के साथ, लोगों के साथ जुड़ी है और हम कांग्रेस के साथ हैं। चलिए ठीक है, ये तो आने वाले 2-4 घंटे के अंदर मालूम हो जाएंगे, क्योंकि कई बार ये होता है, आप चुनावी गणित और समीकरण एकदम डिफरेंट होता है कई बार, और जो ग्राउंड लेवल जो रियलिटीज होती हैं, कई बार होता है कि जब बहुत ज्यादा हाइप हो जाए और 1-to-1 वाली स्थिति हो जाए, जो मुझे लगा एलनाबाद में आखिरी में जाते जाते वो परिस्थितियां बन गई। कांग्रेस को हो सकता है कि अनुमान से कम वोट आए और वो वोट अभय सिंह की तरफ शिफ्ट हो, लेकिन ये तब कहा जाएगा जब अभय सिंह की लीड 20,000 या 18,000
के ऊपर चली जाए, तब तो ये माना जाएगा कि कांग्रेस के वोट या भरत सिंह वाले वोट इधर शिफ्ट हुए या जातीय गोलबंदी हुई है। लेकिन अगर 15,000 के नीचे 12-13 के अंदर रह जाए तो ये फिर नहीं कहा जाएगा कि उस तरीके से गोलबंदी हुई है या कांग्रेस के वोट शिफ्ट हुए हैं। कांग्रेस को अगर 35 के आसपास अगर वोट मिलते हैं तो फिर ये कहना ठीक नहीं होगा कि कांग्रेस के जो वोटर्स हैं वो अभय सिंह की तरफ शिफ्ट हुए, 35-40 के बीच अगर रहे। लेकिन अगर वो 25 के आंकड़े के 30 के नीचे जाने शुरू हो जाए तो फिर आप ये समझिए कि कांग्रेस का जो फेंस लाइन वोटर है, जिसकी मानसिकता सरकार के खिलाफ है, वो फिर आईएनएलडी की तरफ शिफ्ट हुई है। आईएनएलडी अगर जीतती है तो उसका एनालिसिस इस रूप में भी होगा कि अगर 15,000 के ऊपर जाती है तो फिर यह समझ जाइए कि कांग्रेस का वोट शिफ्ट हुआ है। अगर वो 20,000 या भरत सिंह का जो वोटर है वो शिफ्ट हुआ है एक जाति विशेष का, और अगर 20,000 के ऊपर जाती है तो ये समझिए कि पवन बेनीवाल यानी कांग्रेस का भी जो ट्रेडिशनल वोटर रहा है और वो कांग्रेस का वोटर जो मानसिक तौर पर सरकार के खिलाफ है या किसी भी कारणों से है, उसको लगता है कि कांग्रेस को वोट देने से नुकसान हो सकता है, तो वो फिर इधर शिफ्ट होगा। वैसी सूरत में जीतने वाले का जो वोट है वो अगर आईएनएलडी जीतती है तो फिर वो 20,000 के ऊपर जाएगा। अगर 14,000 के नीचे 12,000, 13,000, 11,000 रह जाए तो फिर समझिए जो पिछला बार चुनाव था वही था, ना कोई किसान मुद्दा है ना तमाम तरह की दूसरे मुद्दे हैं। ये कितना आप लोगों ने बहुत कोशिश की, भरत सिंह आपके गाड़ी में बैठ जाएं, आपके लिए कैंपेन करें, लेकिन जब एक ऑडियो भी लीक हुआ, भरत सिंह ने आके क्लैरिफिकेशन भी दिया कि ये सब ऑडियो फर्जीवाड़ा है और आप हमारे जो सपोर्टर्स हैं वो कांग्रेस को ही वोट दें, कांग्रेस ने ही डेवलपमेंट का काम किया है, तो हर चाल चला गया। शशि जी, पहली बात तो एलनाबाद का जो चुनाव है लोकतंत्र का महापर्व है, वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपने दम पे लड़ा है, लोगों के बीच गए हैं और हमने किसी को अपने कंपटीशन में नहीं लिया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो और उनके गठबंधन। बिना कंपटीशन में लिए सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक घुड़दौड़ करते। शशि जी, वो इसलिए क्योंकि हमें जनता जनार्दन का वहाँ भरपूर प्यार मिला है, किसान का मेरे मजदूर वर्ग का भरपूर प्यार मिला है। अरे अब मैडम चुनाव, अरे अब पोलिंग खत्म हो गई, अब रिजल्ट आ गया, अब दिल वाली बात कीजिए ना। थोड़ा समय और देखिए, आप खुद आपको जनता जनार्दन। ठीक है, वो तो जनता जनार्दन है। अच्छा, मैं एक चीज और बताऊं, ये मंडी से ब्रेकिंग जी सर, एक बड़ी खबर ये आ रही है कि मंडी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। जोगेंद्र नगर से ब्रिगेडियर खुशहाल को 1277 और प्रतिभा सिंह को 607 मत ही। चलिए, एक बड़ी खबर है, मंडी लोकसभा क्षेत्र जहां पे बाई इलेक्शन हो रहा है, हिमाचल पहले राउंड के रुझान आए हैं और उसमें बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे, जनता टीवी के साथ बने रहिए और एलनाबाद का तो हम आपको हर राउंड वाइज जो वोट है वो बताते चलेंगे। और राउंड वाइज वोट क्यों बताया है, जरा इसको भी समझ लीजिए। ये जब आप देखेंगे कि पहले 14 टेबल लगे हैं, यानी 14 ईवीएम, यानी वो पहले 14 कौन से गांव आएंगे या 14 मतदान कौन से, तलवाड़ा, खुर्द, ये 5 पोलिंग स्टेशन है यहाँ पे, और ये वो इलाका है जिसके आगे लगभग आप 30-35 किलोमीटर आगे जाएंगे तो राजस्थान का हनुमानगढ़ शुरू हो जाता है, और तलवाड़ा, खुर्द लगभग 4,500-5,000 वोट हैं यहाँ पे। और जो वोट पोल हुए हैं वो भी मेरे पास है, अगर उसको मैं जोड़ करके बताऊंगा, 75, 71, 73% लगभग यहाँ पर वोट पोल हुए हैं, औसतन मान लीजिए 70%। और इस गांव से पिछले बार 780 के आसपास वोटों की लीड थी बीजेपी को। अगर आप पिछले जो काउंटिंग है उसके ट्रेंड को देखेंगे तो ये वो इलाके हैं जहां पर बीजेपी अपर हैंड रहा है या कांग्रेस आगे चली है। और माधो सिंघाना जब ईवीएम पहुंचता है, जब काउंटिंग पहुंचती थी, तब अभय सिंह को या आईएनएलडी को वहां से लीड मिलने शुरू होती थी। और एलनाबाद, जो लोग हैं एलनाबाद के वो तो अच्छी से वाकिफ हैं, लेकिन एलनाबाद के बाहर हरियाणा के दूसरे इलाकों में या देश के दूसरे इलाकों में जो हैं, वो जरा एलनाबाद को इस तरीके से समझिए कि मैंने आपको बताया 73 गांव है और एक एलनाबाद कस्बा है, यानी 74। और एलनाबाद में एक इलाका है 45 कहते हैं, यानी 45 गांव हैं। ये जाट बहुल इलाके हैं। और उसके बाद जो दूसरे इलाके हैं वहां पर आपको पंजाबी भी मिल जाएंगे, दूसरे जो जाति, चूंकि चुनाव में देखिए अगर मैं ये कहूं कि जातीय समीकरण का कोई रोल नहीं है तो ये बेईमानी होगा। और
ये अहम अहम रोल अदा करता है। और सूचना ये भी है कि जातीय आधार पे भी यहाँ पे वोटों की आखिरी में गोलबंदी हुई है। तो जो पहले राउंड के जो रुझान आएंगे वो कहाँ से आएंगे? तलवाड़ा, एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि पहले राउंड में तलवाड़ा खुर्द, दया सिंह थेड़ माजरा, ठोबरिया, ढानी मौजूवाली, मिर्जापुर, थेड़ मिर्जापुर और अमृतसर। तलवाड़ा खुर्द में 5 पोलिंग स्टेशन थे, दया सिंह थेड़ माजरा में 1, ठोबरिया में 2, ढानी मौजूवाली में 2, मिर्जापुर में 1, थेड़ मिर्जापुर में 1 और अमृतसर जो गांव है वहां पर 2, यानी कि 1 नंबर से 14 नंबर के ये पोलिंग स्टेशन है। तो जो पहले राउंड की जो काउंटिंग आई वो इस इलाके में है और ये इलाका पिछले चुनाव तक तो अभय सिंह जी के लिए शुभ नहीं रहा था। वो माधव सिंघाना जाने के बाद ही उनके यहाँ मिठाई विठाई बननी शुरू होती थी। लेकिन इस बार किसान का मसला है, तमाम दूसरे मसले हैं, तो जरा पहले राउंड के जो रुझान आते हैं वो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि यहाँ बीजेपी, कांग्रेस और आईएनएलडी तीनों की स्थिति क्या है। और फिर आगे की कहानी पहले राउंड के बाद में ही समझ में आने लगेगी। और मुझे लगता है माधव सिंघाना पहुंचते पहुंचते मैं आपको एक बार बता दूं, माधव सिंघाना पहुंचते पहुंचते ये चौथा 5वां राउंड आ जाएगा। 38 से 43 माधव सिंघाना है ना, 6358 वोट है यहाँ पर और बूथ नंबर 38 to 43 है, यानी कि 3-4 राउंड लगेगा तब तक वो पहुंचेंगे। अब ये जो 3-4 राउंड हैं ये बड़े अहम हैं, ये आगे की कहानी इन 3-4 राउंडों में ही समझ में आ गई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइए। पल पल की कहानी, गांव गांव का रुझान, हर राउंड की कहानी समझने और समझाने का दौर है। लगातार हम आपको समझाते चलेंगे कि जो रुझान आ रहे हैं उसका मतलब क्या होता है और पहले राउंड में वो कौन से गांव हैं, कौन से बूथ हैं जहां के रुझान सबसे पहले आएंगे। क्या अभय सिंह जी के खेमे में पहले राउंड के बाद खुशहाली होगी या फिर पिछले चुनाव वाली कहानी ही दोहराई जाएगी? एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। जनता टीवी पर लगातार सबसे पहले सबसे आगे पल पल का अपडेट, हर वोट की कहानी, हर राउंड की कहानी सिर्फ और सिर्फ जनता टीवी पर। एक छोटा सा ब्रेक।